ईवीएम का सबसे बड़ा उदाहरण अभी आया है कि पंचायती चुनाव, हरियाणा का जो पंचायती चुनाव हुआ, उस पंचायती चुनाव में ईवीएम से जो चुनाव हार गया था, वह सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंट होने पर वह चुनाव जीत गया। ईवीएम की इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? दुनिया का जो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जो एक्स के मालिक है एलन मस्क हैं। एलन मस्क कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, अमेरिका कहता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। हम लोग आने वाले 23-24, यह जो आने वाला है अगला सैटरडे और संडे, 23-24 अगस्त को दिल्ली में हम लोग संविधान पर्व का आयोजन करने जा रहे हैं। ग्रंथ थे, तमाम तरह के देवी देवता भी थे डॉक्टर अंबेडकर से पहले, लेकिन उन तमाम तरह के धर्म ग्रंथों ने हम सबों को नीचा दिखाया, हम सबों को मनुष्य का दर्जा तक नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, तब हम सबों को मनुष्य का दर्जा मिला। ऐसी समाज है, हमारे लिए संविधान हमारे जीने मरने का चीज है। हमारे लिए संविधान एक किताब या कोई राजनीति का चीज नहीं है। तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है इस देश में, तो सबसे अधिक हम लोगों की है। वोट की चोरी का मामला, आप बताइए हमारे पास है क्या? बाबा साहब क्या देकर गए हमें? हम कैसे राजा बनेंगे? हम कैसे राजा बनाएंगे? उसी वोट के माध्यम से, और उस वोट की चोरी हो रही है। तो संविधान पर आज की तारीख में सबसे बड़ा हमला ही है। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज जो यह प्रेस मीट बुलाई गई है, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। ये प्रेस मीट जो है अखिल भारतीय SC ST OBC और माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बुलाई गई है। हमारे साथ प्रेस मीट में बैठे में जर्नैल सिंह जी, वो हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इंजीनियर राम प्रसाद जी हैं, वो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर निशा बुराक हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे इधर जो है बाईं तरफ BS दीपक जी हैं, हमारे प्रधान राष्ट्रीय सचिव हैं, और डॉक्टर अश्वनी कुमार हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। हम लोगों ने आज यह जो प्रेस वार्ता बुलाई है, यह प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हम लोग आने वाले 23-24, यह जो आने वाला है अगला सैटरडे और संडे, 23-24 अगस्त को दिल्ली में हम लोग संविधान पर्व का आयोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि हम लोग यह संविधान पर्व का आयोजन क्यों कर रहे हैं। संविधान पर्व का आयोजन इसलिए कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम का नाम संविधान पर्व इसलिए दिया गया, जो कार्यक्रम हमारे संयुक्त मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में इस देश का जो SC ST OBC समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो पीड़ित समाज है, दलित समाज है, जो कमेरा समाज है, जो मेहनत कश कौम है, इस पूरे कम्युनिटी को जो है जो हक अधिकार मिला, जानवर से जो इंसान का दर्जा मिला, वो दर्जा मिला इस देश के संविधान की वजह से। क्योंकि इस देश में संविधान के पहले इस देश में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ थे, तमाम तरह के देवी देवता भी थे डॉक्टर अंबेडकर से पहले, लेकिन उन तमाम तरह के धर्म ग्रंथों ने हम सबों को नीचा दिखाया, हम सबों को मनुष्य का दर्जा तक नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया, तब हम सबों को मनुष्य का दर्जा मिला। इसलिए हम लोग यह मानते हैं, इस देश का SC ST OBC समाज मानता है कि संविधान हम सबों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगर संविधान न होता तो हम नहीं होते। इसलिए हम लोग संविधान को एक उत्सव की तरह जो है सेलिब्रेट करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा का जो यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसको हम लोग संविधान पर्व 2025 के रूप में मना रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि संविधान पर्व मनाने की जरूरत क्यों है? एक तरफ तो हम लोग संविधान का उत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ वही देखिए आज जो है किस तरह से देश का संविधान खतरे में है। देश का संविधान खतरे में है, यह हमारे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, या हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पर हमें वोट दे दो। संविधान हम सबों के लिए, खास तौर पे जो इस देश का जो दलित पीड़ित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, हमारे लिए संविधान हमारे जीने मरने का चीज है। हमारे लिए संविधान एक किताब या कोई राजनीति का चीज नहीं है। तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है इस देश में, तो सबसे अधिक हम लोगों की, जो SC ST OBC समाज का व्यक्ति है। संविधान खतरे में और हम संविधान पर्व मना रहे हैं। जब हम संविधान पर्व मना रहे हैं और संविधान भी खतरे में है, ऐसे में जाहिर सी बात है हम उस पर बात करेंगे कि आखिर किन वजहों से इस देश का संविधान खतरे में है। आप देखिए जितने भी संस्थान हैं,
तमाम संस्थानों को जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो आज मनुवादी चरित्र के लोग जिनको हम कहते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने सत्ता के तमाम संसाधनों का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। अभी सबसे जो ताजा उदाहरण चल रहा है वह है वोट की चोरी का मामला। आप बताइए हमारे पास है क्या? बाबा साहब क्या देकर गए हमें? हम कैसे राजा बनेंगे? हम कैसे राजा बनाएंगे? उसी वोट के माध्यम से, और उस वोट की चोरी हो रही है। तो संविधान पर आज की तारीख में सबसे बड़ा हमला यह है। संविधान पर दूसरा बड़ा हमला यह है, इस देश में संविधान के आने के बाद SC ST OBC समाज के लोगों को सरकारी उपक्रमों में सरकारी नौकरी लगी और सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जा रही है। अब लगभग नहीं के बराबर बची है। इसका मतलब है कि संविधान का वह हिस्सा भी ध्वस्त हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान को कौन लोग ध्वस्त कर रहे हैं, संविधान को कौन लोग खत्म कर रहे हैं? संविधान को खत्म करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की संविधान का शपथ लिया है, जो इस देश के संविधान पे माथा टेकने का नाटक कर रहे हैं। वो लोग इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। आज के समय में सकारात्मक बात यह है कि संविधान पर राजनीति भी शुरू है, राजनीति भी। और मुझे लगता है कि जिस बात पर राजनीति शुरू हो जाए उस बात का समझिए कि आधा समाधान हो गया। विपक्ष पूरे क्रिएटिव तौर पर संविधान को बचाने के लिए प्रयासरत है। पूरे हमने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से विपक्ष ने पूरा जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, संविधान को लेकर मुद्दा बनाया गया, संविधान को मुद्दा, पूरा चुनाव लड़ा गया। और अभी बिहार का जो है चुनाव घोषित है। अब बिहार चुनाव में भी देखिए मसला जो है वोट की चोरी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, संविधान का मसला। संविधान की बात जो कोई कर रहा है इसका मतलब है वो इस देश के SC ST OBC कम्युनिटी की बात कर रहा है, दबे लोगों की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है। संविधान की बात करने का यह मतलब है। संविधान की बात करने का मतलब है कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर जो हम सब के लिए हक अधिकार दिया, जो हम सबको जीने का गौरव दिया, जो हम सबको आत्मसम्मान दिया, उस आत्मसम्मान के रक्षा की बात हो रही है। इसलिए हम संविधान की बात कर रहे हैं। निजीकरण करके तमाम सरकारी संस्थानों को लगभग जो है खत्म कर दिया गया। हमारी नौकरी के अवसर गए, संविधान ने जो हमें अवसर दिया है वो अवसर गए। अब देख लीजिए, एक तो EVM का मसला चल ही रहा था। अब EVM का सबसे बड़ा उदाहरण अभी आया है कि पंचायती चुनाव, हरियाणा का जो पंचायती चुनाव हुआ, उस पंचायती चुनाव में EVM से जो चुनाव हार गया था वह सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंट होने पर वह चुनाव जीत गया। EVM की इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? दुनिया का जो साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट जो एक्स के मालिक है एलन मस्क हैं। एलन मस्क कहते हैं कि EVM हैक हो सकता है, अमेरिका कहता है कि EVM हैक हो सकता है, जापान समेत पूरी दुनिया कहती है EVM हैक हो सकता है। एक हमारे वाले विश्व गुरु हैं जो गोबर के गैस से चाय बनाते हैं और जिनको बादल में रडार जो है पकड़ नहीं सकता, वो कह रहे हैं कि EVM हैक नहीं हो सकता। जबकि चंद्रमा का रोवर भी खराब होता है तो इसरो का वैज्ञानिक कहता है कि हम उस रोवर को यहाँ से रिपेयर कर रहे हैं। चंद्रमा का रोवर यहाँ से रिपेयर हो जाएगा लेकिन EVM हैक नहीं हो जाएगा। EVM हैक से बढ़कर अब तो दूसरा मसला आ गया है वोट की चोरी का। ये सीधे सीधे मैं तो यह कहता हूं, या अगर भारत के अलावा किसी और देश में इस तरह की घटना होती, जिस तरह की वोट चोरी की घटना भारत में हुई है, गृह युद्ध हो जाता उस देश में। हमारा वोट ही तो सब कुछ है, वोट ही तो हमारी ताकत है, वही खत्म हो गया और वह साबित भी हो गया। आप देखिए, पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया, अब उसको वेरीफाई कर दिया सत्ता पक्ष के सांसद जो है अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं। जब सत्ता पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अब और क्या बचा हम नागरिकों का? इस देश में क्या हिस्सा है, क्या है इस देश में? इसका साफ मतलब है इस देश में सांसद विधायक से लेके प्रधानमंत्री तक भी चोरी के वोट से बना। इस देश में सब, हम तो मांग करते हैं, इस देश में सबसे पहले यह सरकार को भंग करनी चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए और बैलेट पेपर से होना चाहिए। इन तमाम मसलों पर आप देखिए, अभी एक और मसला है। पूरे देश में एक तरफ हम लोग कहते हैं दुनिया चांद पर जा रही है, बिना ड्राइवर के कार चल रही है, वहीं आज मूछ रखने जैसी घटना, घोड़ी न चढ़ने देने जैसी घटना आज भी कितनी नॉर्मल है। जाति के आधार पर जो है कोई शादी कर दे रहा तो उसको, एक अभी बिहार में घटना घटी है कि उसके बाप ने मार दिया उस लड़के को, लड़की के बाप ने उस लड़के को मार दिया। सोचिए हम एक समाज के तौर पर कितने बीमार हैं, कितने जातिवादी हैं, कितने कुंठित हैं। ये आजादी के सारे 7 दशक के बाद की उपलब्धि हमारी यही है।
इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हम लोग आने वाले 23-24 अगस्त को 2 दिन, 23 अगस्त शनिवार है, दिल्ली के करोल बाग के अंबेडकर भवन जो रानी झांसी रोड पर है, सुबह 10 बजे से संविधान पर्व का आयोजन कर रहे हैं। दूसरे दिन 24 तारीख को हम लोग यह आयोजन गढ़वाल भवन में कर रहे हैं, वहां हम लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। अब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पहले क्लास चलते थे, पहले कैडराइज किया जाता था, वो परंपरा हमारे यहाँ मुझे लगता है कम हुई है। तो हमारे जो देश भर से जो लीडर आ रहे हैं 13-14 स्टेट से, हम उनको ट्रेंड करने का काम करेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे बहुत लोगों को मंच पे चढ़ने की बहुत आदत है, बहुत शौक होता है, लेकिन मंच पे चढ़ गए, पता नहीं है क्या बोलना है, कितनी देर बोलना है, कितनी जोर से बोलना है, गले की प्रैक्टिस कैसी होगी। उसके लिए हम लोगों ने थिएटर के एक बड़े डायरेक्टर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अस्मिता थिएटर ग्रुप के हैं अरविंद गौर, बड़ा नाम है वो भारतीय रंगमंच का। वो जो है इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा जो वो दूसरे दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उसी दिन जो है, जो हमारे लोग आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर लिख दिया एफआईआर हो गया, कुछ बोल दिए एफआईआर हो गया। तो क्या बोलना है और क्या लिखना है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं लिखना है। इस बात की भी ट्रेनिंग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के वकील से वहां 1 घंटे का एक वर्कशॉप करा रहे हैं, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि आप सोशल मीडिया पर जो है लिखने की क्या सीमा हो, बोलने वीडियो बनाने की क्या सीमा हो। साथ ही साथ हम यूट्यूब के साथी को भी, जो लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के साथी को भी जो ला रहे हैं कि वीडियो कैसे बनाएं, कैसे अपलोड करें, तकनीकी चीजें क्या हैं, कंटेंट क्या हो, इंफॉर्मेशन क्या हो, कौन सी किताब पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, इन तमाम चीजों पर हम लोग 24 तारीख को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे। हमारा 23 को राष्ट्रीय अधिवेशन की चर्चा होगी, 24 तारीख को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम गढ़वाल भवन में होगा। दोनों आसपास ही है, और करोल बाग जो है वो एरिया है, और रानी झांसी रोड है, मेट्रो का अप्रोच है, रोड का अप्रोच है, आप किसी भी तरह वहां पे पहुंच सकते हैं। जो अभी 1 सप्ताह है, यह जब मैं वीडियो अभी यह जब प्रेस वार्ता हो रही है, अभी से 1 सप्ताह है, जो लोग आसपास या दूर दराज से 200-500 किलोमीटर से भी इसमें आना चाहते हैं, संविधान पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आप सीधे मेरे नंबर पे संपर्क करिएगा, 8789325595। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे लोकेशन मंगा लीजिए। आने के संदर्भ में कोई दिक्कत हो, आप हिस्सा बनना चाहते हैं कार्यक्रम का, सीधे मुझे फोन करिए। एक बार फिर इस अपील के साथ कि यह जो कार्यक्रम है संविधान पर, संविधान केवल संयुक्त मोर्चा का नहीं है, संविधान बचाने की, संविधान पर बात करने की, संविधान का पर्व मनाना सिर्फ डॉक्टर ओम सुधा का काम या संयुक्त मोर्चा का काम नहीं है। जितना मेरा है संविधान, उतना आपका भी है। इसलिए आपसे अपील है कि आने वाले 23-24 अगस्त को अंबेडकर भवन, गढ़वाल भवन, करोल बाग, दिल्ली आइए, आपका स्वागत। अखिल भारतीय एससी एसटी पिछड़ा जाति व माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आगामी हमारा जो कार्यक्रम 23 और 24 अगस्त 2025 को गढ़वाल भवन और अंबेडकर भवन में होने जा रहा है, उसकी पूर्व जानकारी देने और उसके बारे में कि हम किन मुद्दों को इन संविधान पर्व के नाम से हम जो ये कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, तो हम किन मुद्दों को इस संविधान पर्व में शामिल करने वाले हैं, उससे संबंधित ये प्रेस वार्ता आज यहाँ पे आयोजित की गई है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि संविधान पर्व की जब हम बात करते हैं तो ये जो शब्द है संविधान, ये संविधान बहुजनों की आत्मा है। ये देश भर के लिए हो सकता है कि एक दिन का पर्व हो, कि आप एक दिन मात्र संविधान दिवस के तौर पे आप मनाएं और वो चर्चा केवल एक दिन तक सीमित रह जाए, लेकिन बहुजनों के लिए ये जो संविधान है ये उनकी आत्मा है, ये रोजमर्रा का पर्व है। क्योंकि जब तक संविधान है हम हैं, हमारा एक अस्तित्व है, हमारा वर्चस्व है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी समानता है, ये सभी फंडामेंटल राइट हमें संविधान की वजह से ही मिल पा रहे हैं। अगर संविधान ही देश में नहीं है तो शायद बहुजनों के सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो संविधान पर्व हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें ना केवल हम संविधान होने का उत्सव मनाएंगे, बल्कि हम ये जो संविधान पर प्रहार करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी है या और जो सामाजिक या
आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से संविधान को हानि पहुंच रही है, तो उन मुद्दों की भी चर्चा करने के लिए हम 23 और 24 अगस्त को अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न स्पीकर्स के माध्यम से, विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। कुछ एक मुद्दे मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी जो सब बहुजनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर बात की जानी बहुत ही जरूरी है। जैसे जब हम बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, न केवल बहुजनों का अधिकार है, बल्कि ये तो स्वरण भी, अगर हम कहें तो स्वरण भी इस शिक्षा के बिना शायद कुछ भी नहीं होंगे। अब जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो देश में जो कुछ इस समय पे घटित हो रहा है, एजुकेशन सेस के नाम से 2004 में ये सेस शुरू किया गया। उस समय ये 2% था और केवल प्राइमरी एजुकेशन को कवर करता था। 2007 में इसको बढ़ाकर 3% किया गया। 1% और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो हिस्सा है उसमें काम करने के लिए इसमें शामिल कर दिया गया। और 2018 के बाद एजुकेशन सेस 4%, जितने भी करदाता हैं तो वो अपने टोटल जो उनका टैक्स बनता है उस पे 4% का एजुकेशन सेस पे कर रहे हैं। अब ये जो 4% है, ये 4% खर्च कहाँ होता है? खर्च होता है ये प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो आपके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जितने भी इंतजाम कर रहे हैं, अगर हम वहां पे कोई टाट, कुछ टेबल, अगर हम वहां पे हमें कुछ बनाना है, भवन बनाना है, अगर हमें अपनी बिल्डिंग बनानी है, अगर हमें मिड डे मील का जो आयोजन किया जा रहा है, वो सब इस 4% एजुकेशन सेस में ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है वो भी इसी एजुकेशन सेस से दिया जा रहा है। लेकिन आप देश के हालात देखिए, मैं केवल एक वित्तीय वर्ष की बात करूंगी कि जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष 2024-25, अगर हम उसके आंकड़े उठा के देखें तो 87,000 करोड़ रुपया, 87,000 करोड़ रुपया एजुकेशन सेस के नाम पर इकट्ठा हुआ। लेकिन आप साथ ही खबरें देखिए कि खबरें किस तरह की आ रही हैं। खबरों में ये है कि यूपी में और बहुत सारे अन्य राज्यों में भी हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वो हजारों स्कूल बंद किए जाने के पीछे का अगर आप कारण आइडेंटिफाई करें तो सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को विवश बताती है। या तो स्कूल्स में एनरोलमेंट नहीं है, या वहां पे उस क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है, या वहां पे किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या उनका कुछ पास रिकॉर्ड स्कूल्स का ऐसा रहा है कि सरकार अपनी विवशता जाहिर करते हुए कि ये स्कूल अब और नहीं चल सकता, तो उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। यानी जो एक मौलिक शिक्षा का अधिकार है, वो मौलिक शिक्षा का अधिकार बहुजनों से ले लिया गया। अगर हम इस बात को ध्यान दें कि आज भी जो राजकीय विद्यालय है या राजकीय महाविद्यालय है, उनमें जो बड़ी तादाद है वो बड़ी तादाद बहुजनों के बच्चों की ही है। स्वर्णों के बच्चे तो एडिड कॉलेजेस में, या जो हमारे पास और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहां पे बड़ी बड़ी मोटी फीस देके वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन एक गरीब तबके का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, उसके लिए केवल एकमात्र जो माध्यम है शिक्षा का, वो ये राजकीय संस्थान है, जो लगातार बंद किए जा रहे हैं। अब आप 87,000 करोड़ रुपए का एजुकेशन सेस एक करदाता से लेके, और आप उसकी कोई जवाबदेही, कोई जो है वो उसकी वो नहीं बता रहे कि आपने कहाँ वो पैसा लगाया। मिड डे मील पर स्वरण लगातार जो है वो प्रश्न उठाते आए हैं कि ये मिड डे मील बच्चों को क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, शायद इस बात से भी कोई छुपा हुआ नहीं है। तो इन मुद्दों को कौन संबोधित करेगा? जिनको जरूरत होगी, जिनकी ये आवश्यकता होगी, वही लोग तो इसको संबोधित करेंगे कि इन बातों के क्या हल है। अगर हम स्कॉलरशिप के हालात पता करें तो देश भर में जितने भी राज्य है, वहां पे स्कॉलरशिप के हालात बहुत ही खराब हैं। यानी पूरा वित्तीय वर्ष बीत जाता है, कहाँ तो एक बच्चे को एडमिशन होने के समय या एडमिशन होने के 1 महीना, बहुत ही कम अंतर पे ये स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन साल भर बीतने के बाद भी एससी बच्चों की, एसटी बच्चों की, बीसी बच्चों की स्कॉलरशिप राज्य के वित्तीय विभाग से रिलीज नहीं होती। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रलोभन में, जैसे अगर मान लीजिए कोई एडिड कॉलेज है, एडिड कॉलेज बच्चे को 0 फीस पे, क्योंकि सरकार उसको कहती है कि आप ऐसे बच्चे का जो एडमिशन है वो 0 फीस पे करें। अब 0 फीस पे आपने एडमिशन कर लिया, लालच क्या है आपके कॉलेज का कि कॉलेज ये सोचता है कि इस बच्चे की जो स्कॉलरशिप आएगी उस स्कॉलरशिप को हम अपने पास रख लेंगे और ये बच्चे की हम जो है वो स्कॉलरशिप में इसकी एडमिशन फीस को एडजस्ट कर देंगे। लेकिन हालात ये हैं कि साल खत्म हो गया, उस बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आई। अब जब एग्जाम की बात आई तो एग्जाम की बात में वो हजारों बच्चे फोर्स हो जाते हैं कि उन्हें एग्जाम में तब बैठने दिया जाएगा जब वो उस कॉलेज की फीस को भर देंगे। तो वो अपनी पॉकेट से उस बच्चे
को अपनी पॉकेट से उस फीस को भरना पड़ता है, सरकार उस बच्चे की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही। तो मेरा सवाल, संयुक्त मोर्चा का सवाल ये है कि फिर हम काहे को देश में इतने बड़े-बड़े एजुकेशन सेस नाम के इंतजाम करते हैं? अगर समय पे बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिल सकता, अगर बच्चों की छत उनके ऊपर गिर रही है, बच्चे छत के नीचे दब के मर रहे हैं, बच्चों के पास स्कूल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, वो तैर के जा रहे हैं, वो भीग के जा रहे हैं, वो नंगे पांव वहां पे पहुंच रहे हैं, तो फिर एजुकेशन सेस का क्या महत्व है? करदाताओं का पैसा क्या केवल एमपी फ्लैट्स के लिए बना है कि आप 10-10 करोड़ रुपए के एमपी फ्लैट बनाए और मुफ्त में सांसदों को, जिनके पास पहले से ही वित्तीय कोष की कमी नहीं है, जो पहले से ही रिसोर्सफुल है, आप उनके लिए मुफ्त में रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, और जो वास्तव में बहुजन इस बात के हकदार है, आप उनका हक सरकार खाई जा रही है। तो इन मुद्दों को उठाना संयुक्त मोर्चा अपना कर्तव्य समझता है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देश के अंदर शुरू हो रहे हैं, शुरू होते हैं और आंख के पीछे खत्म हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली मैं देख रही थी कि गुजरात में आपके पास गुजरात के सीएम साहब, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब सीएम रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू किया जिसपे हजारों करोड़ रुपया जो है वो लगाया। उस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं मीडिया के अंदर कोई कवरेज नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया गया था, आपको जो है वो क्या आपको उससे जो है वो किसी तरह का कोई रिटर्न आया? कुछ नहीं रिटर्न आया। ये सब क्यों हो रहा है? मीडिया इस तरह की आवाज आज भी बहुजन मीडिया खुलकर नहीं उठा पा रहा है। और अब सबसे बड़ा जो हमारे सामने है कि हम ये सोचते हैं कि बहुजन एकत्र हो रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम 85% की एक संख्या देंगे तो शायद इससे हमारी कोई जो है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हमारी जो है वो आबादी देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं। पिछले 5-6 सालों में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो बहुजन आंदोलन है ये धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है। ये जोर नहीं पकड़ रहा बल्कि ये कमजोर हो रहा है। कमजोर कैसे हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लान शुरू कर दिए गए जिन प्लान्स ने हमारे ट्रस्ट को, हमारी सोसाइटीज को, हमारी समितियों को, हमारी जो कास्ट है, हमारे जो मिशन है, उनको कई हिस्सों में बांट दिया है। आज केवल एक जाति नहीं है बल्कि उस जाति की जो उप जातियां हैं वो अपना अलग अलग मिशन लेके चल रही हैं। तो ऐसे में संयुक्त मोर्चा इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम बहुजनों तक इस सभी सच्चाई को बताएं। हम ये बताएं कि जो सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार, जिसके लिए हम इंश्योर हैं कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी ऐसी पार्टी जो हमारे हित की बात करेंगी हम उनको वोट देंगे, अब तो वो भी आपने देख लिया कि वो भी हमारा सिक्योर नहीं है। हो सकता है कि मैं बटन ए का दबा के आई हूं और मेरा वोट जो है वो बी को पड़ा हो। तो 5 तरीके जो हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सभी के सम्मुख जो लेके आए हैं, खुल के सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, और वो केवल एक बात है। और उस बात पे तो हमारे जो पक्ष के नेता हैं, हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली, उन्होंने तो बल्कि उसको 5 गुना करके बता दिया कि आप एक की बात कर रहे हो कि एक जगह ऐसा हुआ है, बल्कि 5 जगह उन्होंने जो है वो चुनाव आयोग को इस बात की चेतावनी दी है कि देखिए ये मैनिपुलेशन जो है वो हमारी वोट के साथ चल रही है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति हमारे सबके सम्मुख है वर्तमान में, और ऐसे में कोई भी जो मोर्चा है, कोई भी जो मिशन है, शायद उसको इसी बात के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम सभी एक ही जगह हों, एक ही मंच पे हों, एक ही तरज में, एक ही लय में अपने सभी बहुजनों के मुद्दों को संबोधित करें। तो ये कार्यक्रम हम 23 और 24 अगस्त को, 23 अगस्त को अंबेडकर भवन करोल बाग में 10 बजे से संविधान पर्व के नाम से ये स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली में, और 24 अगस्त को जो है वो हमारा दूसरी जगह, हमारा दूसरे वेन्यू में ये प्रोग्राम वहां पे आयोजित होगा। तो मैं जो भी बात, मेरी इस जानकारी जिन तक भी पहुंच पा रही है, मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को इस बात के लिए आमंत्रित करूंगी कि ये केवल एक व्यक्ति, एक जाति, एक उपजाति, एक धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की लड़ाई है। अगर हमारी वोट सही जगह नहीं जा रही है, हमें समानता के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हो। और ये संविधान पर्व आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपने विचार इस मंच से आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम साथियों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 23 और 24 अगस्त को जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए तो रखी है,
इसमें हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे समाज में संविधान के साथ साथ जो हमारे लोग बहुजन के लोग हैं वे भी इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे आपस में हमारे मतलब दलितों को सता रहे हैं, उनको भी थोड़ा कहने की ज़रूरत है, वो अपने में सुधार करें। और जो बहुजन समाज की बात हम लोग करते हैं तो बहुजन को इकट्ठा रहने की आवश्यकता है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सब लोग प्रयास कर रहे हैं इसमें, परंतु जो कुछ उच्च शक्तियाँ हैं, जो आज की गवर्नमेंट है, वो ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हम लोग में डिफरेंसेस पैदा करके आगे बढ़ रही हैं वो लोग, और दूसरे जो भी संवैधानिक मुद्दे हैं उनको गौन किया जा रहा है। हमारा संयुक्त मोर्चा इसी दिशा में काम कर रहा है कि जो भी समाज में मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे काम करके आगे बढ़ाएगा। इसी विषय में हम लोगों का विशेष प्रयास है, जो हमारी महासचिव जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। दूसरी बात यह है कि हम लोग इस मोर्चे के द्वारा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा ना करें, और दूसरे हमारे छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा के उनको किया जा रहा है। अभी हम एक छोटा सा पब्लिक सेक्टर है CL, वहाँ पे एक हमारी अम्बेडकर जर्नलिस्ट कमेटी थी, जिसमें हमने इनको भी एक बार इनवाइट किया था, हमारे महासचिव जी को। बहुत बढ़िया चल रहा था। इस बार चूंकि वहाँ एक जैन है, हमारा जो चेयरमैन है, उसने इस बार 14 अप्रैल मनाने के लिए मना कर दिया था। उसी विषय को लेकर जो हमारे वहाँ संगठन के लोग थे, उस पर उनको मीटिंग किया, थोड़ा प्रेशर डाला, तो उन्होंने प्रेशर में आके प्रोग्राम तो करने दिया, मगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा प्रोग्राम होता था, बिल्कुल बहुत लिमिटेड करने दिया। उसके बाद भी जो हमारे जो कार्यक्रम कराने वाले जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, एक का हैदराबाद, एक का उड़ीसा। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हम लोगों के बीच चल रही है। जो गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार ही हमारे सारे जो अधिकार हैं उनको क्रैश करती जा रही है, मगर जिनके क्रैश हो रहे हैं वो आँख खोल के देख ही नहीं रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है ये कहना चाहता है कि सब लोग थोड़ा जागरूक हों और संगठित होकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बाकी जो हमारे इसमें प्रोग्राम में मैसेज है वो हमारे महासचिव जी ने दे दिया है। इसी के साथ साथ धन्यवाद बाकी सब लोगों से का मेरा आभार और रिक्वेस्ट। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।